दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंक्रीट जंगल ऑफ द वर्ल्ड हांगकांग से। और आज हम जाने वाले हैं लास वेगास ऑफ द ईस्ट, मकाऊ। संडे का दिन है और भीड़ काफ़ी हो रखी है। शाम का वक्त है, लगभग 4:30 बजे है। और पहले अपन मेट्रो लेके पहुंचेंगे हांगकांग के पोर्ट पे, जिधर से हम फेरी लेके पहुंचेंगे मकाऊ। अब हांगकांग और मकाऊ के बारे में बहुत सारी बातें मेरे को आपको बतानी है। सबसे पहले लेकिन अपन चल के मेट्रो स्टेशन में अपनी ट्रेन बोर्ड करते हैं। हांगकांग और मकाऊ एक्चुअली क्या है? ये कोई सिटी है, कंट्री है या क्या चीज़ है? हम सभी लोग कन्फ्यूज होते हैं। ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है। दोनों ना चाइना के SAR है। SAR यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। इनकी खुद की गवर्नमेंट है, खुद के इनके लॉज है, खुद की इनकी करेंसी है, खुद की इनकी पुलिस है। लेकिन जो भी इनके फॉरेन अफेयर्स और जो डिफेंस है वो चाइना के अंडर आता है, हांगकांग और मकाऊ दोनों का। हांगकांग और मकाऊ के अपने खुद के पासपोर्ट्स भी है। और यहाँ से अगर आपको मकाऊ जाना है या फिर मेनलैंड चाइना से मकाऊ जाना है तो लोकल्स को भी इमिग्रेशन और कस्टम्स के थ्रू जाना पड़ता है। और इनफैक्ट मकाऊ इज़ द मोस्ट इंटरनेशनली विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। मेट्रो स्टेशन में आ गया और वीज़ा कार्ड से खुल जाता है, टिकट लेने की ज़रूरत नहीं। चल के अपन सेंट्रल स्टेशन की ट्रेन लेते हैं। पहले छूट गई ये वाली ट्रेन तो अपनी यही जा रही थी, अब अगली का इंतज़ार करते हैं। तो शिमशा शुई से अपन मेट्रो लेके आ गए सेंट्रल स्टेशन और इधर से अपन दूसरी मेट्रो पकड़े जाएंगे शेंगवान स्टेशन। अपने को ये लेनी है आइलैंड लाइन ब्लू वाली। मैं ना मेट्रो से चलता हुआ जा रहा था और मैंने देखा कि लेफ्ट साइड जाने का रास्ता है और राइट साइड में सामने से आने वाला होगा, यानी कि उनका लेफ्ट। और हालांकि चाइना में तो रोड के राइट साइड में चलाते हैं, लेकिन ये लेफ्ट साइड में क्यों है हर जगह जाने का? इसके पीछे का रीज़न मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। आगे भाई बाहर, और यहाँ से अब हमको पहुँचना है हांगकांग और मकाऊ के पोर्ट पे। लेकिन बदकिस्मती देखो, बारिश स्टार्ट होगी कितनी तेज़। बारिश का भाई यहाँ पे ऐसा ही है, कभी रुक जाएगी, कभी इतनी तेज़ आने लग जाएगी, फिर रुक जाएगी, फिर आने लग जाएगी। अभी देखो बहुत तेज़ होने लग रही है। अब पोर्ट कैसे जाए अपन? शायद से ना फेरी टर्मिनल जाने के लिए बाहर मेन रोड पे जाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर कुछ रास्ता जुड़ता है। ये देखो अभी अपन है इधर ग्राउंड पे, ठीक है जी पे। अगर अपन 3 पे जाएंगे तो फेरी हॉल टिकट ऑफिस मिल जाएगा अपने को। चलो, काफ़ी ना बढ़िया कन्वीनियंटली कनेक्टेड है वैसे तो मकाऊ और हांगकांग। 1 घंटे की भी फेरी नहीं है यहाँ से। यार यहाँ के ना मेट्रो स्टेशन भी इतने शानदार है हांगकांग में, हर जगह मतलब मेट्रो स्टेशन होएगा उसके ऊपर ही मॉल मिलेगा, शॉपिंग सेंटर मिलेगा, इतने बड़े बड़े मतलब खो जाए कोई आम आदमी। ये आगे भाई खूब सारे टिकट काउंटर्स मकाऊ के लिए ले लेते हैं यहाँ से। अभी हुआ है 5:30 और अगली फेरी अब दिखा रहा है 6:30 पे, 1 घंटे बाद की। 5:30 वाली तो निकल गई, तो 1 घंटा यार कैसे रुके? अब कोई इमीडिएटली देखनी पड़ेगी। मेरे को भी ये नहीं पता कि किसी और कंपनी की भी फेरी चलती है क्या यहाँ पे, या सिर्फ एक ही कंपनी चलती है। अगर एक ही चलती है तो 6:30 बजे की है और अभी 5:34 हो गए, तो मतलब 55 मिनट बाद अगली है। पर मैं देख रहा हूँ कोई और कंपनी क्या पता चलती हो प्राइवेट। मैं इस कंपनी के काउंटर पूछने गया, मैं अभी 6:30 से पहले कोई नहीं है। बोली ना 6:30 की हमारे, तो मैं बोला कोई और कंपनी हो? बोली उधर जाके पूछ लो, मुझे नहीं पता अलग कंपनी के टाइमिंग इनकी भी। लेकिन अगली फेरी अब 6:30 ही दिखा रहा है। यार अपन 3 मिनट से लेट हो गए मान लो। चलो कोई नहीं, अब इनसे ही करूँगा, मैं तो उनसे नहीं कराऊंगा। भाई बहुत कन्फ्यूजिंग है यार। बोले कि भी हम तो ताइपा जाएंगे, ताइपा एक और आइलैंड है बीच में पड़ता है यहाँ से मकाऊ के। बोले कि मकाऊ की डायरेक्ट नहीं है सिटी की, दूसरी कंपनी से ले लो, शायद फुल होगी इनकी। तो ले ली भाई टिकट, और टिकट भी अपने को महंगी पड़ी क्योंकि 6 बजे के बाद शाम को नाइट सेलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। और वैसे तो टिकट थी 190 की दिन में लो तो, और अभी क्योंकि 6 बजे से टाइम ऊपर हो जाएगा जब मेरी फेरी निकलेगी, यानी कि अपनी इंडिया की 2,500 रुपये ये होगी शायद अपनी, पता नहीं कौन सी है। यहाँ पे मेरे को लगता है आदमी ना अपनी नौकरी से परेशान है जो भी इधर फेरी टर्मिनल पे काम कर रहा है। जस्ट अभी इमिग्रेशन से निकले भाई, और यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर भी जाते हैं मकाऊ के लिए यहाँ से। बोर्डिंग गेट, ये तो अराइवल हॉल है, डिपार्चर का है उधर होगा बोर्डिंग। अभी 5 मिनट पहले बाहर बारिश नहीं आने लग रही थी, अब दोबारा बारिश शुरू होगी। और भाई अपन 4 मिनट लेट नहीं थे, अपने को मिलती ही 6:30 वाली फेरी अगर अपन 5:30 से पहले भी आते, क्योंकि मैं भूल ही गया था इमिग्रेशन भी तो होगी। और ना भाई इमिग्रेशन काउंटर पे गया तो उन्होंने मेरे से ना वो अराइवल कार्ड सा भरवाते हैं, हांगकांग के एयरपोर्ट पे भरवाया था, जिसमें मेरा यहाँ का एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, वो सारी चीज़ें और मेरे सिग्नेचर थे। तो एयरपोर्ट पे जब मैं लैंड हुआ था ना, हांगकांग वाले ना पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं करते कि एंट्री होगी, अलग से एक छोटा सा कार्ड दे देते हैं। तो वो कार्ड दिया, एक अराइवल फॉर्म की कॉपी दी, ऊपर से पासपोर्ट दी, इसे अच्छा स्टैम्प ही कर दो यार। और वो छोटे छोटे कागज संभाल के रखो, फिर इनका PAR प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन वो भी संभाल के रखो, इतने सारे कागज साथ रखो। इसे अच्छा पासपोर्ट पे वीज़ा लगा दो या फिर अराइवल की स्टैंप लगा दो, वही वीज़ा होगी।
तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। मेरे पास अराइवल कार्ड नहीं था, अराइवल कार्ड का तो मेरे को लगा क्या ही ज़रूरत होगी। मैं अपना PAC लाया था और साथ में जो उन्होंने छोटी सी पर्ची दी थी वीज़ा के तौर पे, वो भी मैं साथ लाया था, पासपोर्ट भी लाया था। तो पर वो कार्ड नहीं था, पर वो बोले कार्ड तो आप दोबारा यहाँ पे भर सकते हो। तो फिर मैंने पेन लिया और बोले उधर जाके फॉर्म भर दो। अब वो फॉर्म मैंने दोबारा भरा, अराइवल इमिग्रेशन वाला फॉर्म, और वो मैं भरना ही लग रहा था। इतने बीच में एक लेडी आई और बोली छोड़ दो इसी इतना नहीं भरना, बस साइन करके छोड़ दो। मैं बोला कुछ ना भर, बोली ना बस ऐसे ही दे दो। फिर वो मैंने ऐसे ही पकड़ा दिया, खाली सा पड़ा है, क्योंकि मैं तो शायद थोड़ा जल्दी आ गया 6:30 की। अब मेरे को यूँ नहीं पता कि ये मकाऊ सिटी में जाएगी या मेरे को बाहर उतारेगी, और मैं पूछना चाह रहा था तो किसी के समझ में नहीं आ रहा था, ना बताने में इंटरेस्टेड लग रहे थे। एनीवे देखते अब जो भी होता है। ये मेरे ख्याल से बोर्डिंग गेट अपनी उसका टर्बोजेट कंपनी का यही है, मेरी टर्बोजेट की है। ये दो कंपनीज ऑपरेट करती है, CKS और टर्बोजेट। तो पहले मैं टर्बोजेट पे गया था, फिर मैं CKS पे गया, फिर वापस टर्बोजेट पे गया। ये आ गया वेटिंग हॉल, इधर बैठे हैं लोग ऑलरेडी काफ़ी। होगी बोर्डिंग स्टार्ट, हालांकि चलने में अभी 35-40 मिनट है, पर सबको सीट की जल्दी होगी, बढ़िया सीट मिल जाए। इंडियन मेरे को कोई और नहीं दिख रहा है भाई। बारिश हो रही है ना, तो छतरी लेके खड़े हैं ताकि लोग भीगे ना। इधर तक तो कवर्ड है, आगे कवर्ड नहीं है। आगे भाई फेरी में, चलो कोई सीट देखते डंकी। भाई फेरी से भाग गया वापस, मैं गलत फेरी में चढ़ गया था। ये कहीं और दाने लग रही थी, मेरे को सीट नंबर नहीं मिला, लोग सीटों पे बैठ रहे। मैं बोला अरे मेरा सीट नंबर नहीं है, फिर पता चला मैं गलत फेरी में चढ़ गया। अब भाई फाइनली मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। एस्केलेटर सिर्फ ऊपर जाने लग रही है, नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। उधर से सारे गेट्स बंद कर रखे हैं, और इस पजल से मैं फंस गया भाई, कहीं नहीं जा सकता, कोई रास्ता ही नहीं बचा। गेट नंबर 2 है मेरा, ये तो मैंने देख लिया, पर ये रास्ता है गेट नंबर 12 है ये, जो कि बंद है। ठीक है, अब उधर भी सारे रास्ते बंद है, इधर भी सब कुछ बंद है। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इधर लिफ्ट मिली कहीं से, पर लिफ्ट भी काम नहीं करने लग रही, फंस गया। बड़ी मुश्किल से मिला भाई गेट, और फाइनली इन्होंने इधर ये पर्ची चिपका दी सीट नंबर की। होगी बोर्डिंग स्टार्ट। चलो भाई अब दूसरी फेरी में चल के बैठते हैं। परफेक्ट, थैंक यू। गजब की सीट मिल गई भाई। ये है भाई फेरी, और अब की बार फाइनली ठीक में बैठे, गलत में ही बैठे। 6:20 हुए, अभी 6:30 पे चलेगी, 10 मिनट है। झूले आने लग रहे हैं भाई फेरी में, तो एकदम पानी में ऐसे स्पीड में चल रही है फुल। 50-55 मिनट का सफ़र है फेरी में। बाकी एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी मेरे को हांगकांग में ना, कनेक्टिविटी के इंटरनेट की कहीं भी दिक्कत नहीं आई। मैंने 2 दिन पहले सिम कार्ड खरीदा था, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर जगह वाईफाई है, मेट्रो में, ट्रेन में, फेरी में, सड़कों पे, एयरपोर्ट पे, होटल में, हर जगह वाईफाई, मतलब ज़रूरत पड़ती ही नहीं सिम कार्ड की। तो रास्ते में ना हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स और ये अटोल से आने लग रहे हैं। हांगकांग से मकाऊ के ऑलमोस्ट हम आधे रास्ते आ चुके, आने वाले होंगे। मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में? हांगकांग तो दरअसल मशहूर है अपनी ऊंची ऊंची इमारतों के लिए, स्काई स्क्रैपर्स के लिए, और इनफैक्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स किसी सिटी में है तो वो हांगकांग में ही है। मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 8,000 है, और 8,000 में से शायद 1,300 के करीब तो 100 मीटर से भी ऊंचे है, देख लो आप। उसके अलावा भाई हांगकांग में प्रोटेस्ट वगैरह बहुत होता है, लोग शॉपिंग के लिए बहुत आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं, और कंक्रीट का जंगल बोला जाता है इसे। मकाऊ हालांकि काफ़ी छोटा है हांगकांग कंपैरिजन में साइज़ की अगर हम बात करें, लेकिन मकाऊ मशहूर है अपनी गैम्बलिंग के लिए और कसिनोज के लिए। और कितना मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा है। चल के आपको दिखाऊंगा आगे भाई। फाइनली मकाऊ, चलो। सब बड़े बड़े बैग लाए, और मेरे पास बस एक ये छोटा सा बैग। और कल मेरी फ़्लाइट भी हांगकांग से न्यूजीलैंड के लिए, तो मैं आज रात को ही निकलूँगा मोस्ट लाइकली। तो पता नहीं इमिग्रेशन वाले भी सोचेंगे अच्छा पागल है, इतनी सी देर के लिए क्या है। तो हो सकता है इस वजह से वो थोड़ा से सस्पिशियस भी हो जाए कि भी इतना सा सामान लेके क्यों आए अभी रात के टाइम। पर रात को ही है भाई जो भी है मकाऊ में वैसे, और वीकेंड की सिटी है। वीकडेज पे इतना हैपनिंग नहीं होता जितना वीकेंड्स पे होता है, जैसे आज संडे होगी भाई इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन पे 1 मिनट भी नहीं लगा हो, मुश्किल से 60 सेकंड भी पूरे नहीं लगे होंगे। हालांकि मैंने सुना था कि भी कई बार काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं, स्पेशली इंडियंस को पूछते हैं भाई कैश कितना लाए हो, अकाउंट में कितने पैसे दिखाओ, काफ़ी पूछताछ करते हैं किधर रुकोगे, कब वापस जाओगे। कुछ भी नहीं, इनफैक्ट मेरा तो पासपोर्ट भी बिल्कुल खाली था। मैंने नया पासपोर्ट बनवाया, रिन्यू कराया था, तो बिल्कुल खाली पासपोर्ट है। उसके पीछे मेरा पुराना पासपोर्ट था ऑब्वियसली, जो कि पूरा भरा हुआ है, पर उसने वो देखा ही नहीं। उसने बस मेरे को देखा, मेरा नाम पूछा,
और भाई मेरे को ये स्लिप सी दे दी, पासपोर्ट को स्टैंप नहीं करा, हांगकांग की तरह इन्होंने बस एक स्लिप सी दे दी। और इसमें मैं 1 महीना यहाँ रह सकता हूँ, यानी कि जुलाई तक पूरा मैं यहाँ रह सकता हूँ। जून में आया हूँ, कमाल हो गया भाई, 1 मिनट भी पूरी नहीं लगी। बहुत सिंपल प्रोसेस था। खैर मेरे पास कुछ सामान भी नहीं था, तो मुझे पहले ऐसा लग रहा था, मैं सोचेंगे भाई बिना सामान के कैसे आएगा, पर उन्हें वो लगा होगा ठीक है थोड़ी सी देर के लिए आया, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करे उन्होंने। अब मैं आके मकाऊ के पोर्ट पे तो पहुंच गया, लेकिन मेरे को भी नहीं पता था यहाँ से सिटी कैसे जाऊँ। तो मैंने नोटिस करा मेरा हांगकांग वाला जो सिम कार्ड था उसमें इंटरनेट अब नहीं चल रहा, लेकिन वाईफाई आने लग रहा है। यहाँ भी मकाऊ की गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वाईफाई है, यहाँ पे इजीली मैंने कनेक्ट कर लिया। अब देखता हूँ क्या रूट बनेगा। यहाँ पे खड़ी है कुछ बसेस और यहाँ से देखते हैं अपन सेंटर कैसे पहुँच सकते हैं। वैसे तो 25 मिनट की वॉक है, तो अगर बस का कोई और रूट भी होगा तो मैं पैदल ही चल पड़ूँगा, पर अगर जा रही हुई तो क्या दिक्कत है। ये आ गया मैं अब बस के टर्मिनल पे। अब आप देख रहे हो इधर चाइनीज़ लिखी है, और ये कौन सी लैंग्वेज लिखी है, दरअसल ये है पोर्टुगीज़। अब पोर्टुगीज़ क्यों लिखी है, क्योंकि ये पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी मकाऊ। और ये सारी चीज़ डिटेल में थोड़ी देर में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप पूरा इस देश को अच्छे से समझ सको। वो चीज़ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले बस का इंतज़ार कर लेते हैं। ये आ गई भाई बस, ये जाएगी शायद सेंटर में। बैठ के भाई बस में, और बस की टिकट थी 6 मैकेनीज़ पटाखा। इधर की करेंसी है भाई मकाऊ पटाखा है, मैकेनीज़ पटाखा। और ऑलमोस्ट 1 हांगकांग डॉलर इक्वली होते हैं 1 मैकेनीज़ पटाखा के। ये मान लो 1 मैकेनीज़ पटाखा में इंडिया के 10.25 रुपये हो गए, तो 6 डॉलर की थी टिकट। लेकिन मेरे पास तो खुले पैसे थे ही नहीं, और लोगों के पास है, इन सबके पास है जो भी लोग चढ़ रहे हैं बस में। मेरे पास ना पास ना लोकल करेंसी, तो मैं बोला हांगकांग डॉलर चलेंगे, बोला हाँ चाहिए भी डाल दो। तो 6 डॉलर की थी टिकट, लेकिन मेरे पास 10 हांगकांग डॉलर का नोट था, तो इसमें वापस लेने का कोई वो नहीं था, सिर्फ उसमें ड्रॉप करने होते हैं खुले। तो मैंने वो 10 का नोट डाल दिया, तो 4 हांगकांग डॉलर मेरे एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि खुले नहीं थे उधर ड्राइवर के पास। और कोई कैश यूज़ करता भी नहीं, सारे कार्ड से टैप करे जाते, लेकिन वीज़ा कार्ड नहीं चल रहा, वो मकाऊ कार्ड चाहिए था। कोई नहीं, चलो आगे भाई। अब हम उतर के मकाऊ के सेंटर के नज़दीक सी का ये इलाका है शायद। तो भाई पहले रोड क्रॉस करके चलते हैं उधर, एक बार उधर के नज़ारे देखते हैं। सेंटर में अब हम आ गए, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, पहली चीज़ तो आप इसका आर्किटेक्चर नोटिस करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बारीकी से देखना। और अब आप ये पढ़ो, इस पे क्या लिखा है। इस पे लिखा है सेंटा कासा दा मिसेरिकॉर्डिया। अब होली कासा का मतलब हाउस, दा मतलब ऑफ, मिसेरिकॉर्डिया यानी कि शायद होली हाउस ऑफ मर्सी। और आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि ये भाषा चाइनीज़ नहीं है, तो दरअसल ये पोर्टुगीज़ भाषा है, और आर्किटेक्चर भी ये पोर्टुगीज़ है। अब ऐसा क्यों है और यहाँ पे पोर्टुगीज़ क्यों लिखी हुई है, इसलिए इस जगह की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, हांगकांग और मकाऊ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इन जगहों को अच्छे से जानने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि हांगकांग और मकाऊ दोनों ऑटोनोमस टेरिटरीज है, और मेनलैंड चाइना का यहाँ पे मिनिमल इंटरफेरेंस या ना के बराबर इंटरफेरेंस है। और हांगकांग जो थी वो पहले ऑक्यूपाइड था यूके के द्वारा, जी हाँ, ब्रिटिश के द्वारा ऑक्यूपाइड था हांगकांग। और इसलिए आपने देखा होगा जगह जगह चाइनीज़ के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई थी हर जगह। रोड के लोग लेफ्ट साइड ड्राइव करते हैं, जैसे अपने इंडिया में भी करते हैं, या फिर यूके में भी रोड के लेफ्ट साइड ड्राइव करते हैं। और ट्रेन स्टेशन पे, मेट्रोज पे, सरकारी बिल्डिंगों में सब जगह चाइनीज़ के साथ साथ इंग्लिश ज़रूर लिखी हुई थी। और मकाऊ जो है ये पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी। ये देखो सामने एक और बिल्डिंग आ गई पोर्टुगीज़ आर्किटेक्चर के साथ, बिल्कुल ऐसा लग रहा फिलहाल अपन अभी चाइना में। आर्किटेक्चर देखे और लैंग्वेजेस पढ़े तो जगह जगह। आप लोग हो सकते हैं यूँ भी सोच रहे हो भाई ब्रिटिश कहाँ से आ गई इधर चाइना में, ब्रिटिश कंट्रोल में कैसे आ गई, इंग्लिश कैसे आ गई। तो ये बहुत ही लंबी अलग स्टोरी है। जो ओपीएम वॉर्स हुए थे उसके दौरान अंग्रेज़ों ने क्या करा था, अंग्रेज़ होते तो है भाई तेज़ बदमाश होते हैं, तो उनके पास जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत घाटे में चल रही थी। वो उनके पास टी की डिमांड्स फुलफिल नहीं कर पा रही थी। वो यूके में लोग ना बहुत ज़्यादा टी पीते थे उस टाइम 1800s और 1900s में, तो टी की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी सिर्फ इंडिया से। तो उन्होंने सोचा भाई चाइना से अपन ट्रेड करेंगे। लेकिन चाइना क्या था, चाइना बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट था और उन्हें ज़रूरत नहीं थी बाहर से चीज़ें लेने की या देने की। और उनके ना बहुत डेजिग्नेटेड पोर्ट्स थे चाइना के कि किसी और कंट्री को फॉरेन ट्रेड करना है तो चाइना में सिर्फ इन्हीं पोर्ट्स में आ गया। अब हमारी सरकार की परमिशन के थ्रू बहुत लंबा प्रोसेस होता था, तब आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ब्रिटिश तो अपने आप को मानते हैं भाई हम सबसे बड़ा देश है, ग्रेटेस्ट कंट्री है, हमारे साथ कोई ऐसे क्यों कर रहा है। तो इन्होंने सोचा कि जो चाइनीज़ लोग हैं ना उन्हें एडिक्ट बना दिया जाए अफीम का। तो भाई ब्रिटेन वालों ने क्या करा, इनका बेस तो था ही कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इन्होंने क्या करा, इंडिया की जो अफीम थी ना वो स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने सोचा हम बेचते हैं अफीम चाइना में और उस अफीम के ये चाइनीज़ लोग हो जाएंगे एडिक्ट और बदले में हम इनसे टी ले लिया करेंगे अफीम के बदले। और ब्रिटिश लोग ना खुद से मतलब इंडिया से अफीम ले जाके चाइना में नहीं बेचना चाह रहे थे, क्योंकि उससे क्या होता है कि भी
या तो उनके चाइना से रिलेशंस ख़राब हो जाते या फिर उसे बैन कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटिश ने सोचा भाई अपन ना इंडिया में ही बेचते हैं सस्ती अफीम, और इंडिया के जो स्मगलर्स होंगे ना वो अपने आप पहुँचा देंगे चाइना में। कलकत्ता से कितनी दूर है चाइना। तो ब्रिटिश ने कर दी भाई एडवर्टीजमेंट स्टार्ट सड़क पे और बोले अफीम ले लो सस्ते रेट में जिसे भी चाहिए। स्मगलर्स ऑब्वियसली लेने लगे और वो पहुँचाने लगे भाई चाइना में कैंटोन करके एक जगह है, अब जो मॉडर्न डे ग्वांगझू बोलते हैं जिसे, उस पोर्ट तक पहुँचाने लगे और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होने लगी चाइना में। अब लोग हो गए उसके बहुत तगड़े एडिक्ट। हालांकि यार ये बहुत लंबी कहानी है ओपीएम वॉर वाली, छोटे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर चाइना ने अपने मेजर्स लिए, बहुत पंगे हुए एनीवे। तो ये ऐसे ही चलता रहता है और चाइना को ना बहुत कमज़ोर कर देते हैं ब्रिटिश लोग, क्योंकि लोकल्स को अफीम का एडिक्ट बना देते हैं। 2 ओपीएम वॉर्स लड़े जाते हैं एक्चुअली, पर 1840s में कब्जा लेते हैं ये ब्रिटिश लोग हांगकॉन्ग, और हांगकॉन्ग आ जाता है ब्रिटेन के अंडर। फिर उसके बाद 1941 से 1945 जापान के कंट्रोल में भी आता है वर्ल्ड वॉर के दौरान। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में वापस ये ब्रिटिश के पास चला जाता है हांगकॉन्ग। पर अच्छी बात क्या थी कि ब्रिटिश ने ना एक एग्रीमेंट करा होता है चाइना की सरकार के साथ कि हांगकॉन्ग को हम 99 साल के लिए लीज पे ले रहे हैं, मतलब लगा लो 1898 में होता है शायद ये। और 1997 में जब वो एग्रीमेंट पूरा होता है, 99 साल की लीज खत्म होती है, तो ब्रिटिश चुपचाप दे देते हैं वापस चाइना को हांगकॉन्ग। और अब हांगकॉन्ग के अपने रूल्स है, अपनी गवर्नमेंट है, अपनी पॉलिसीज़ है, अपना पासपोर्ट है, करेंसी है। लेकिन फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस जैसे मैंने बताया वो आता है चाइना के अंडर, 1 कंट्री 2 सिस्टम्स के तहत। और सिमिलर सी चीज़ होती है मकाऊ के साथ। मकाऊ थी पोर्टुगीज़ कॉलोनी। तो बेसिक सा फ़र्क बस इतना है, मकाऊ में लोग पोर्टुगीज़ बोलते हैं क्योंकि पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी। मकाऊ पॉपुलर है गैम्बलिंग के लिए। हांगकॉन्ग में लोग इंग्लिश बोलते हैं, चाइना के अलावा ऑब्वियसली, क्योंकि वो इंग्लिश कॉलोनी थी। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना वो बोलते हैं कैंटोनीज चाइनीज़, मैंडरीन नहीं बोलते। मैंडरीन ज़्यादा मेनलैंड की तरफ बोलते हैं, बीजिंग वगैरह की साइड। अब जो लोग इधर आ गए मेनलैंड से वो मैंडरीन बोलते हैं, लेकिन इधर के जो लोकल लोग हैं ना उनकी भाषा कैंटोनीज ही है। ये देखो सड़कों के निशान चाइनीज़ और पोर्टुगीज़ दोनों में लिखा है। अब बात करें कि भाई पोर्टुगीज़ यहाँ पे कैसे है और इतना प्रेवलेंट क्यों है पोर्टुगीज़ कल्चर या फिर पोर्टुगीज़ लैंग्वेज यहाँ पे मकाऊ में। तो 1557 में जो पोर्टुगीज़ लोग थे उन्होंने चाइना की धरती पे ये पार्ट डिस्कवर करा था मकाऊ। और मकाऊ में ना ओरिजिनली 5,000 ही लोकल लोग रहते थे। हांगकॉन्ग में भी जब ब्रिटिश आए तो उससे पहले 7,000 रहते होंगे। तो मकाऊ उन्होंने डिस्कवर करा 1557 में, और यहाँ वो आते जाते रहते थे पोर्टुगीज़। फिर फाइनली 1887 में उन्होंने ना चाइना की सरकार से लीज पे ले लिया मकाऊ को। तो ये आ गया पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और फिर पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे गैम्बलिंग वगैरह शुरू करी। उसके बारे में थोड़ी देर में आएंगे भाई कैसे इधर की इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी गैम्बलिंग की। पोर्टुगीज़ लोगों ने यहाँ पे चर्चेस खोलने स्टार्ट कर दिए मकाऊ में और क्रिश्चियनिटी फैलाना स्टार्ट कर दिया। और जो मकाऊ का पोर्ट था वो यूज़ करते थे बाकी साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करने के लिए या फिर जापान के साथ ट्रेड करने के लिए पोर्टुगीज़ लोग। और जो वो बिल्डिंग थी होली हाउस ऑफ मर्सी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, वो भी 1569 में पोर्टुगीज़ ने बनाई थी। हालांकि अब वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल पर्पस था 1569 में जब उसे बनाया गया था वो ये था कि जो भी अनाथ बच्चे हैं वो उधर रह ले, या फिर मेडिकल सर्विसेज दी जाए, लोगों का इलाज किया जाए, या फिर जो औरतें थी विडोज़ थी जिनके पार्टनर सेलिंग के दौरान समुद्र में डूब गए थे उनके लिए, उनकी सेवा के लिए वो बिल्डिंग थी। बाहर तो रखी है बहुत ही ज़्यादा उमस और गर्मी, तो पसीने में भरे हुए सारे लोग। लेकिन इधर ना खूब सारे शोरूम्स है ब्रांड्स के और इनने चला रखा है एसी बहुत तेज़, तो सड़क पे ठंडक आने लग रही है। सामने से भी गुजरते हैं ना तो एकदम ऐसे ठंडी हवा सी चलती है, तो उससे बीच बीच में पसीने सूख जाते हैं। बाकी ये लोकल मार्केट से इनकी ऐसी गलियाँ सी है, खाने की दुकानें, ये अचार पचार इनके, जानवर वगैरह भी, और बाकी फार्मेसीज वगैरह, ग्रोसरी स्टोर्स, ये सारी चीज़ें। वो सामने क्या है, ये भाई रूइंस ऑफ सेंट पॉल है, जो कि एक चर्च होता था, शायद 1502 में बनवाया था ये पोर्टुगीज़ ने। और ये ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च होता था। फिर 1835 या कुछ में इधर आग लगी थी जिसमें पूरा चर्च डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन इसकी दीवारें बच गई थी। ये चर्च भी यार, मतलब चर्च की दीवारें कह लो, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 23 मीटर ऊंची है दीवार। तो ये तो कुछ था भाई मकाऊ की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में। अब अपन एक्सप्लोर करेंगे जो इनकी मेन इकोनॉमी का सोर्स है, जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है, गैम्बलिंग और कैसीनोज वगैरह। थोड़ी देर में चल के अपन वो देखेंगे। और इनफैक्ट इनकी जो टोटल इकोनॉमी है उसका जो 70% रेवेन्यू है वो आता है गैम्बलिंग के थ्रू, मकाऊ का। जी हाँ, मकाऊ में जो गैम्बलिंग होती है उसके थ्रू। और जब भी हमारे मन में गैम्बलिंग या कैसीनोज का जिक्र आता है तो हमारे मन में नाम आता है लास वेगास। पर मैं आपको बता दूं, मकाऊ की जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री है वो लास वेगास से 5 गुना से भी ज़्यादा बड़ी है। जी हाँ, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है गैम्बलिंग या कैसीनोज की वो मकाऊ में ही है। वो मेन रोड तो बहुत साफ़ सुथरी थी, लेकिन साइड में गलियों में जाओगे तो कुछ ऐसा ही माहौल है, मतलब बड़ी बड़ी गलियाँ भी है और थोड़ी थोड़ी गंदगी भी है। ऐसे निकलेंगे तो साइड में, क्योंकि मकाऊ एक वीकेंड डेस्टिनेशन है
और कैसीनोज की जगह है, तो रात को मोस्टली चीज़ें खुली रहती है। लेकिन मेन रोड से थोड़ा अपन ऐसे आएंगे ना इधर गलियों में, जैसे अभी मैं इधर आ गया, तो इधर चीज़ें फिर भी बंद वगैरह होने लगी है क्योंकि रात के 9 बजे है। पर मोस्टली स्टोर्स पे यूँ लिखा होता है 24 आवर्स ओपन। जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह मेरे को मेन रोड की तरफ दिखे। ये वाला इलाका थोड़ा सा हट के मतलब गलियों में जाओगे, ये थोड़ा सा फिर भी शट डाउन होने लग रहा है। यहाँ पे भाई एक रेस्टोरेंट दिख रहा है खुला है, चलो इधर खाना खा लेते हैं। आगे भाई ये कोई रेस्टोरेंट है इधर, इंडिया पाकिस्तानी कुछ ऐसे फूड करके। इधर एक भाई बैठा था अम्बाड़ा का, हरियाणा का, उससे भी बात होने लग रही है। इधर सिक्योरिटी में ही है वो कैसीनो में। नीचे गया भाई अभी, पहले आपको मेन्यू दिखा दूँ थोड़ा रेट्स का आइडिया हो जाए। ये एकदम नया खुला हुआ रेस्टोरेंट है, लेकिन इधर भी आप देख सकते हो सब्जियाँ है 75 हांगकॉन्ग डॉलर कह लो या फिर मैकेनीज पटाखा कह लो, बराबर ही है इनकी करेंसी। यानी कि अपने इंडिया के 800 साढ़े 800 रुपये की एक प्लेट, जो कि छोटी सर्विंग है। और ये रेस्टोरेंट नया है और काफ़ी सस्ता है। इससे सस्ता खाना तो मेरे को नहीं लगता आपको कहीं और मिलने वाला है, या फिर इनका जो ही चाइनीज़ लोगों का खाना होता है वो तो अपने बस की है नहीं खाना। तो यूँ मान लो एक टाइम का खाना यहाँ पे आपका एटलीस्ट, अभी मैंने मंगाई है एक मैंगो लस्सी 30 की थी, और 3 मैंने मंगाई है बटर रोटी जो 15 की एक थी, तो 45 की वो होगी, 30 के वो 75 प्लस एक चिकन। मतलब आप ये मान लो एक जने खाने का एटलीस्ट $150 खर्च आने वाला है, यानी कि इंडिया के 1700-1800 रुपये। भाई आगे बैठा ही था, खाना ऑर्डर करा और भाई मिल गए साहिल राणा भाई। देख लो भाई पूरे मॉन्स्टर है। और भाई रोटी खाते हैं थोड़ा बहुत, भाई से बात करते हैं। और भाई पैसे नहीं देने दे रहा मेरे को। एक तो भाई है भी ठंडा ही तना, मेरे से डर भी लगता है, कुछ कह नहीं सकता। तो मेरी ना भाई साहिल भाई से बात होने लग रही थी यहाँ के रेंट को लेके, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मकाऊ की ना पॉपुलेशन है 7 लाख और इनका एरिया है सिर्फ 33 स्क्वायर किलोमीटर, विच मेक्स इट द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। जी हाँ, कम इलाके में इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं ना। और मैं पूछ रहा था भाई से, मैं कितने किराए है इधर, कितना होता है, तो भाई ने मेरे को बताया कि एक छोटे से कमरे का किराया, बिल्कुल छोटे से कमरे का 50,000 रुपये यहाँ पे आमतौर पे किराया होता है। भाई मेरे को दिखा भी रहे थे, इधर फ्लैट में ऊपर जा रहते थे। तो यहाँ पे ना रहने की बहुत समस्या है मकाऊ में, हांगकॉन्ग में, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी जगह उस हिसाब से ज़्यादा है, इसलिए रहने की समस्या है यहाँ पे। अभी हम भाई मकाऊ में आ गए जिधर ये सारे कसिनोज वगैरह है। और देखो भाई इतनी लाइट वगैरह चमक रही है चारों तरफ। कसिनो लिस्बोआ, इस वाले का नाम भी लिस्बोआ है? ये सेम है, सेम है, सेम यही है, यो एक है, एक ही है। और ये नया वाला यो है, ये नया वाला है। यो भाई ये भाई पीछे देखो एक कसिनो, इधर कसिनो लिस्बोआ, ये सबसे पुराना कसिनो है भाई मकाऊ का। नज़ारे देखो यहाँ पे, लोग मतलब अभी रात के बजे हुए हैं 10 और पूरी रौनक लगी हुई है। आप लोग अब सोच रहे हो कि भाई इतनी ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट क्यों है यहाँ की इकोनॉमी कसिनोज पे या गैम्बलिंग पे, और भाई इतना पॉपुलर क्यों है मकाऊ गैम्बलिंग पे, कि भाई इधर की जो गैम्बलिंग या कसिनो इंडस्ट्री है वो लास वेगास से भी 5 से 7 गुना बड़ी है। 70% जो इनकी इकोनॉमी है वो कसिनोज पे डिपेंड करती है, और 90% जो भी रेवेन्यू आ रहा है टूरिज्म से वो भी कसिनोज के थ्रू आने लग रहा है। तो भाई चाइना में ना, मेनलैंड चाइना में गैम्बलिंग है इलीगल, वहाँ पे अलाउड नहीं है। और देखो एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 150 करोड़ है, उधर लोग गैम्बल नहीं कर सकते, कसिनो में नहीं जा सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आते हैं मकाऊ सिर्फ कैसीनोज में गैम्बलिंग करने के लिए। और सिर्फ मेनलैंड चाइना ही नहीं, आसपास अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देखोगे तो फिर वियतनाम जैसी कंट्रीज़ या फिर जापान जैसी कंट्रीज़ या फिर ताइवान, उधर भी गैम्बलिंग या कैसीनोज लीगल नहीं है। तो ये सारी कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया से आती है मकाऊ में गैम्बलिंग करने के लिए। और हालांकि हांगकॉन्ग में टू एन एक्सटेंट लीगल है, वहाँ पे मतलब घोड़ों वगैरह की रेसेस में पैसे लगाने अलाउड है, लेकिन कैसीनोज या गैम्बलिंग वहाँ पे भी नहीं है। और मकाऊ जिसका एरिया मैंने आपको बताया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है, उधर सिर्फ मकाऊ में 41 कसिनोज है फिलहाल। तो मतलब देख लो, मकाऊ इतना छोटा होने के बावजूद भी इतने सारे टूरिस्ट को होस्ट करता है, और एक तरह से पूरी दुनिया की गैम्बलिंग कैपिटल आप इसे कह सकते हो। और जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहा था कि अगर मेनलैंड चाइना से जो टूरिस्ट इधर आते हैं और हांगकॉन्ग से जो लोग टूरिस्ट इधर आते हैं उनको काउंट किया जाए तो ये मोस्ट इंटरनेशनली विजिटेड सिटी है पूरी दुनिया की। ये तो थे भाई मकाऊ के कैसीनोज। अब हम जा रहे हैं ताइपा, जो एक और आइलैंड है इधर पास में, उधर के कैसीनो देखने के लिए। साहिल भाई आज छुट्टी पे है, तो भाई बोला मैं घुमाऊंगा तेरे को, तो अपना ये मौज होगी, एक लोकल आदमी मिल गया सारा जिसको ज्ञान है, तो इस बहाने अपन घूम भी लेंगे। भाई ये जो कैसीनो है ना, आपने देखा सबसे पुराना कैसीनो ये रहा, और उसके सामने ये सबसे पॉपुलर कैसीनो। जो भी आप फोटोज वगैरह देखोगे मकाऊ की, तो आपको ना ये वाली बिल्डिंग जरूर दिखेगी इस कैसीनो की। और इसके बिल्कुल इधर ही ना, ये देखो वो जो आपको लाइट दिख रही है ना बिल्डिंग, वो बिल्डिंग है मेनलैंड चाइना में, वो मकाऊ नहीं है। मतलब देखो बिल्कुल चाइना की बॉर्डर साथ साथ ही है। और वो जो आप देख रहे हो वो है मकाऊ टावर, और शायद यहाँ पे एशिया की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग होती है इधर मकाऊ टावर से। और मकाऊ में ना गैम्बलिंग की लीगल एज 21 साल है। मतलब आप 21 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तो आप लीगली गैम्बल कर सकते हो, कैसीनोज में जा सकते हो, खेल सकते हो। जैसा मैंने बताया कि मोस्टली टूरिस्ट ही आते हैं यहाँ पे गैम्बल करने के लिए कैसीनोज में। और सिर्फ इसी साल अप्रैल 2024 में एक महीने में यहाँ पे आए थे 26 लाख टूरिस्ट। जी हाँ, इधर की लोकल पॉपुलेशन है 7 लाख
और एक महीने में टूरिस्ट आ रहे हैं 26 लाख, यानी कि 4 गुना जितनी पॉपुलेशन है किसी जगह की, उधर वहाँ पे टूरिस्ट आने लग रहे हैं। और जितना ये टूरिज्म से रिवेन्यू कमा रहे हैं मकाऊ वाले, वो पूरी जापान कंट्री जो कमा रही है टूरिज्म से रेवेन्यू, उससे भी ज़्यादा है, ये कितनी छोटी सी सिटी होने के बावजूद भी। अभी हम बस स्टॉप पे खड़े और बस का इंतज़ार कर रहे हैं। चारों तरफ कुछ भी दिखने लग रहा है ना तो सिर्फ वो कसिनो जी कसिनो है, अलग अलग तरह के कसिनो, हर तरफ जिस भी बिल्डिंग को देखोगे वो कसिनो। मतलब देखना यार कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कितनी चकाचौंध है, बहुत ही ज़्यादा। ये आ गई भाई हमारी बस। साहिल भाई ने मेरे को एक कार्ड सा दे दिया, एक एक्स्ट्रा था शायद बाइक पे, मैं पीछे हो गया थोड़ा। भाई उतर लिए बस से अभी और ताइपा आ गए हम, मतलब मकाऊ का ही एक और आइलैंड है। और देखना भाई कितने बड़े बड़े मैसिव कसिनोज यार, देखना। और सारी जगह यही दिख रहा है चारों तरफ। इनफैक्ट वो रोड भी बस में दिख रहा था पूरा में, उस तरफ कसिनो ही कसिनो, कसिनो ही कसिनो, इतने बड़े बड़े यार, आंखों पे ना विश्वास नहीं होने लग रहा है यार। नज़ारे देखना क्या क्या, मतलब बारी बारी वीडियो स्टार्ट करने का मन कर रहा है। चारों तरफ ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स। मेहनत की कमाई जुए में 800 ये जीत गया भाई मैं 1200। अब ये मेरी टिकट इसमें डाल के मेरे को पैसे मिल जाएंगे इसके बदले।